हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील देवड़ा आपके साथ जुड़ चुका हूं और आज से हम आपकी ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ मोटिवेशनल क्यूटोस। देखिए, तेरी उड़ान को कोई रोक नहीं पाएगा, बस हौसलों में जान रखना, तेरे पंख तूफान से भी टकरा जाएंगे, बस अपनी कोशिश को कायम रखना। क्या मतलब है इन पंक्तियों का। देखिए, तेरी उड़ान को कोई रोक नहीं पाएगा, मतलब आपकी जो हिम्मत है, आपकी जो ऊपर उठने की तमन्ना है, उसको कोई नहीं रोक पाएगा, या आपकी जो आगे बढ़ने की जो चाहत है उसको कोई नहीं रोक पाएगा। बस अपनी हौसलों में, अपनी हिम्मत में क्या रखना, जान रखना। तेरे पंख तूफान से भी टकरा जाएंगे, बस अपनी कोशिश को कायम रखना। आपके जो हिम्मत रूपी पंख है वो बड़े से बड़े तूफान, बड़े से बड़ी कठिनाई से भी टकरा जाएंगे। बस अपनी कोशिश को कभी मत छोड़ना, आप हमेशा कोशिश करते रहना, एक दिन मंजिल आपको अवश्य मिलेगी। चलिए, तो इन्हीं पंक्तियों के साथ हम शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। और आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं आज की आपकी क्लास। चलिए चलिए कक्षा 7 विषय विज्ञान, फर्स्ट चैप्टर है आपका पादपों में पोषण। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमारा फर्स्ट चैप्टर है पादपों में पोषण। सबसे पहले बात करते हैं पादपों के बारे में। पादप क्या होते हैं आप जानते हो, पेड़ पौधे। ठीक है, पादपों में पोषण, हमने पेड़ पौधों को देखा है, हमने पेड़ पौधों को बढ़ते देखा, उनके फल वगैरह फ्रूट वगैरह खाते हैं। लेकिन क्या बच्चों आपने कभी सोचा है कि पादपों में पोषण कैसे होता है। पादपों में पोषण का मतलब ये हुआ कि पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं, या पादप भोजन कैसे करते हैं। हम भोजन कैसे करते हैं, मम्मी ने खाना बनाया, हमने खा लिया और हमें क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई। जैसे हमारे पहले छोटे थे, छोटे से धीरे धीरे क्या हो गए, बड़े हो गए। आज बात करते हैं किसके बारे में, पादपों के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि पादप भोजन कैसे करते हैं, उनको एनर्जी कैसे मिलती है, वो कैसे वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं चीजों के बारे में आज हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन करने वाले हैं। उन्हीं चीजों के बारे में हम आराम आराम से जानने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, पढ़ते हैं चैप्टर आपका, चैप्टर फर्स्ट, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। आपने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि सभी जीवों को, जो भी सजीव हैं, उन सभी जीवों को किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे आप जानते हो पेड़ पौधे भी सजीव है। ठीक है, पेड़ पौधे सजीव क्यों हैं, आपने सिर्फ क्लास पढ़ा होगा। पेड़ पौधे भोजन करते हैं, पेड़ पौधे गति करते हैं, पेड़ पौधे श्वसन करते हैं, पेड़ पौधे उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, और ये जो सभी चीजें करते हैं उसको क्या कहा जाता है, सजीव कहा जाता है। तो उस हिसाब से पेड़ पौधे भी क्या है, सजीव है। और सभी सजीवों को किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन की आवश्यकता, पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या आता है, भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, ऊर्जा के लिए, गति करने के लिए, शोषण करने के लिए ऊर्जा चाहिए। उसी ऊर्जा के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। क्योंकि हमें भोजन, ऊर्जा किससे मिलती है, भोजन से मिलती है। चलिए, आप ये भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। पिछली क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि भोजन के घटक कौन कौन से, घटक का मतलब भोजन के भाग कौन कौन से हैं, कि भोजन के अंदर क्या क्या होते हैं। तो ये देखिए, अंडरलाइन कीजिएगा कि भोजन के घटक कौन कौन से थे, आपकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, रेसे वगैरह। ठीक है, जल है, खाद्य रेसे। ठीक है, जल है तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, जल, खाद्य रेसे, ये सभी के सभी क्या होते हैं, भोजन के घटक होते हैं। भोजन के घटक होते हैं मतलब इन सभी चीजों से मिलकर ही क्या बना होता है, आपका भोजन बना होता है। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि आपके भोजन के अंदर ये सभी चीजें होना जरूरी है। और जिस भोजन के अंदर ये सारी चीजें होती है उस भोजन को हम क्या कहते हैं, उस भोजन को हम क्या कहते हैं, संतुलित भोजन। कौन सा भोजन कहते हैं, संतुलित भोजन। जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, खाद्य रेसे, ये सारी चीजें होती है, ऐसे भोजन को हम क्या कहते हैं, संतुलित भोजन कहते हैं। और अगर इनमें से किसी एक चीज की भी अगर कमी होती है उस भोजन में, तो उस भोजन को हम क्या कहते हैं, उस भोजन को हम क्या कह देंगे, असंतुलित भोजन। क्या कह देंगे, असंतुलित भोजन। तो ये भी समझिएगा साथ साथ में, संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन वे भोजन जिसमें अंदर भोजन की सभी अवयव कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खाद्य रेसे वगैरह होते हैं, वो तो संतुलित भोजन कहलाता है। वो कौन सा भोजन कहलाता है, वो तो संतुलित भोजन कहलाएगा। ठीक है, और ऐसा भोजन जिनमें इन सभी अवयव में से अगर एक की भी कमी हो तो ऐसा भोजन कौन सा भोजन कहलाता है, असंतुलित भोजन कहलाता है। चलिए आगे देखिए, भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। भोजन के ये जो सारे घटक है वो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। इन्हीं को हम पोषक तत्व कहते हैं। चलिए आगे देखिए, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है।
पादप एवं पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। कि सभी जीवों को किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। और पौधे एक ऐसे सजीव है जो अपना भोजन क्या बना सकते हैं? अपना भोजन खुद ही स्वयं ही अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन मनुष्य और बाकी जो प्राणी हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। क्या हम अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या? नहीं। हम भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? या तो पेड़ पौधों से हमें जो भोजन मिलता है उसको खाते हैं, ठीक है, या फिर छोटे जीव जंतु हैं, जीव जंतु से मांस, मछली, अंडा वगैरह, घी, दूध वगैरह मिलता है, उसी को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। क्या हम अपने शरीर के अंदर खुद भोजन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। लेकिन बात करें अगर किसकी, पेड़ पौधों की बात करेंगे, तो हम क्या कहेंगे कि पेड़ पौधे अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बना लेते हैं। स्वयं कैसे बनाते हैं? आइए जरा देखते हैं। वे पादपों तथा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्राणियों के बारे में बात कर रहे हैं कि जो प्राणी होते हैं, मनुष्य वगैरह जो है, या तो वो अपने भोजन के लिए किस पर, या तो पादपों पर, या पादपों का जो आहार ग्रहण करने वाले छोटे जंतु होते हैं, जीव जंतु, उन पर भोजन के लिए क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर हैं। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि मनुष्य तथा दूसरे प्राणी जो है सीधे तौर पर, या कह सकते हैं सीधे तौर पर या सीधे तौर पर नहीं, प्रत्यक्ष से, सीधे तौर पर, अप्रत्यक्ष से नहीं, घुमा के। सीधे तौर पर कैसे? हम सीधे पेड़ पौधों से जो फल मिलेगा, अनाज मिलेगा, बीज मिलेगी, उसको खा लेंगे, ये तो हो गया प्रत्यक्ष तौर पर हम पेड़ पौधों पर निर्भर है। अप्रत्यक्ष तौर पर कैसे? कि पेड़ पौधों को छोटे जीव जंतु खाएंगे, उन छोटे जीव जंतु को बड़े जीव जंतु खा जाते हैं। जैसे आप क्या एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हो? जैसे पौधा है, ठीक है, ये देखो पौधा है, पौधे को कौन खा रहा है? हिरण खा रहा है। हिरण को कौन खा रहा है? शेर खा रहा है। हिरण को कौन खा रहा है? शेर खा रहा है, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हो कि पौधा है, इससे मिलने वाले बीज या अनाज वगैरह सीधा कौन खा लेता है? मनुष्य खा लेता है। या कौन खा लेता है? मनुष्य खा लेता है। तो ये तो हो गया, देखो पौधे को सीधे तौर पर खा रहा है, ये तो हो गया प्रत्यक्ष। ये तो क्या है? प्रत्यक्ष तौर पर इस पर निर्भर है। अप्रत्यक्ष तौर पर कैसे? देखो ये पौधे को हिरण, शेर क्या पौधे को खा रहा है? क्या नहीं खा रहा, लेकिन हिरण को खा रहा है। हिरण को खा रहा है, तो क्या हिरण नहीं होगा तो क्या शेर जिंदा रहेगा? क्या नहीं रहेगा। और अगर हिरण कब जिंदा रहेगा? जब क्या होगा? पौधा होगा। तो पौधे पर कौन निर्भर है? हिरण निर्भर है। और हिरण पे कौन निर्भर है? शेर निर्भर है। तो आप शेर एक अप्रत्यक्ष तौर पर किस पर निर्भर है? पौधे पर निर्भर है। शेर अप्रत्यक्ष तौर पर किस पर निर्भर है? पौधे पर निर्भर है। कैसे? पौधा नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? हिरण नहीं होगा। पौधा नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? हिरण नहीं होगा, ठीक है। और हिरण नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? शेर भी नहीं होगा। तो शेर के जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? पौधा जरूरी है। ये क्या हो गया? ये अप्रत्यक्ष हो गया। क्या हो गया? ये अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहना हो गया। तो ठीक है, हम इस बात से क्या समझा कि जीव जंतु जो होते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? पौधों पर निर्भर रहते हैं। चलिए आगे देखिए। पूजो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन स्वयं किस प्रकार बनाते हैं। पूजो क्या जानना चाहता है कि पादप अपना जो भोजन है वो स्वयं किस प्रकार बनाते हैं। देखिए, आइए जरा देखते हैं। पादपों में पोषण विधि। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पादप क्या करते हैं? एक तो जल है, ये देखिए, एक जल, दूसरा कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2, दूसरा CO2 तथा तीसरा खनिज, ठीक है। इन सभी से मिलकर क्या बना लेते हैं? अपना भोजन स्वयं ही बना लेते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। जो पोषक पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं? सजीव के अंदर जो सजीव की शारीरिक संरचना है, ठीक है, सजीव जब पैदा होता है छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो पोषक तत्व उसकी शारीरिक संरचना के बनाने में, उसकी वृद्धि करने में, छोटे से उसको बड़ा करने में, तथा क्षतिग्रस्त भागों यानी उसका कोई भाग फूट जाए तो उसको वापस सही करने में और उसका रखरखाव करने के कौन काम आता है? पोषक तत्व काम में आते हैं, समर्थ होते हैं। तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। पोषक तत्व जो होते हैं सजीव की वृद्धि करते हैं, उसका विकास करते हैं, ठीक है, वृद्धि और विकास करते हैं, उसके क्षतिग्रस्त भागों का रखरखाव करते हैं तथा साथ ही उसे विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। कौन? भोजन के अंदर उपस्थित पोषक तत्व। आगे देखिए, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उनके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना ये क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषण की ये विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्व पोषण कहलाता है। देखिए, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, यदि जो जीव है, यदि जीव अगर क्या है, यदि अपना भोजन स्वयं बनाए, अगर कोई भी जीव भोजन स्वयं बनाए यानी स्वयं बनाता है, तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? स्वपोषी, ठीक है।
ऐसे जीव क्या कहलाएंगे? स्वपोषी कहलाते हैं। और अगर भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों पर निर्भर, अगर भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परपोषी। पर का मतलब हुआ पर यानी पराया, पराया मतलब दूसरा, पोषी यानी पोषण, पोषण के लिए भोजन पर दूसरों पर निर्भर रहना परपोषी। और अगर भोजन स्वयं बना लेते हैं तो क्या कहलाता है? स्वपोषी कहलाते हैं। तो हमने कहा कि पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं तो पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी। स्वपोषी का उदाहरण क्या है? पौधे। पौधे स्वपोषी होते हैं। और जीव जंतु जो होते हैं यानी प्राणी जो होते हैं वो क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। चलिए आगे देखिए, अथे, अथे आगे देखिए, अथे ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें विषमपोषी। परपोषी या विषमपोषी एक ही चीज है, ठीक है? इसे विषमपोषी कहो या चाहे परपोषी कहो, एक ही चीज है, ठीक है? विषमपोषी कहो या फिर क्या कहो? परपोषी, ये दोनों एक ही चीज, विषमपोषी या परपोषी एक ही चीज है, ठीक है? चलिए आगे, मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए आगे, पहली जानना चाहती हैं कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता? देखिए पहली क्या जानना चाहती हैं कि पादपों की तरह हमारा शरीर जो है, वो भी अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता? अभी 2 मिनट रुकिए, मैं आपको इसका आंसर देता हूं। आगे बढ़िए। हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित हैं? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? इन भोजन सिर्फ पादप के कुछ विशेष भागों में बनता है या कुछ सभी भागों में बनता है? ठीक है, इन सभी प्रश्नों को उत्तर देने वालों में अभी। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्री तथा उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर, यानी भोजन कैसे, पादप पोषक तत्व कहाँ से कैसे ग्रहण करते हैं, पादप के कौन से भाग में भोजन बनता है, हम अपना भोजन पादपों की तरह क्यों नहीं बना सकते, ठीक है, और पादप के अंदर भोजन कहाँ पर इकट्ठा होता है, इन सभी चीजों का उत्तर आपको आगे मिलने वाला है। क्या लिखा? प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। ये तो आपकी बुक में। इससे पहले आइए जरा मैं आपको इन सभी चीजों को एक समझा देता हूं पहले, फिर हम रीडिंग करेंगे। चलिए खाली पेपर यहाँ समझ लेते हैं। देखिए कैसे हम पढ़ने वाले हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था कि पादप भोजन अपना, हम पादपों की तरह अपना भोजन क्यों नहीं बना सकते, ठीक है? तो देखिए पादप जो है, पादप में आपने एक हरा रंग का देखा होगा। पादप के अंदर पादपों का रंग कैसा होता है? हरा रंग होता है। और ये हरा रंग, पादपों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल, और जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हरित लवक। क्या बोलते हैं? हरित लवक। क्लोरोफिल इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हरित लवक कहा जाता है। तो देखिए पादपों के अंदर क्या पाया जाता है? पादपों के अंदर जो हरा कलर का होता है वो क्लोरोफिल होता है, हरित लवक होता है। अर्थात पादपों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। और पादपों के अंदर इस क्लोरोफिल होने के कारण ही पादप अपना भोजन क्या बना सकते हैं? स्वयं बना सकते हैं। तो पादपों का भोजन, अपना भोजन स्वयं बनाने के पीछे कारण क्या है? क्लोरोफिल का उपस्थिति। क्या कारण है? क्लोरोफिल की उपस्थिति है। इन पादपों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। और अगर बात करें मनुष्य की, कि मनुष्य अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता, हमारे पास क्वेश्चन आया, तो मनुष्य के अंदर जो ये क्लोरोफिल है, ये जो क्लोरोफिल है, ये मनुष्य के अंदर क्या नहीं होता? मनुष्य के अंदर नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल किसके अंदर? क्लोरोफिल मनुष्य के अंदर नहीं पाया जाता है, इसीलिए मनुष्य अपना भोजन क्या नहीं कर सकता? मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। अगर मनुष्य के अंदर भी क्लोरोफिल होता, उसका हरा रंग होता, तो वो भी अपना भोजन स्वयं बना सकता था। कुछ एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, छोटे सूक्ष्म जीव जो हरे कलर के होते हैं, उनके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए वो भी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है? ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि मनुष्य अपना भोजन क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि मनुष्य के अंदर क्या नहीं पाया जाता? मनुष्य के अंदर ये क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसीलिए वो अपना भोजन नहीं बना सकते, ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन कि पादपों के अंदर भोजन जो बनता है वो कहाँ पर बनता है? क्या सभी अंगों के अंदर बनता है या पादपों के सभी भागों के अंदर बनता है या कुछ विशेष भागों के अंदर? तो भोजन, तो देखिए पादपों में भोजन कहाँ पर बनता है? पत्तियों के अंदर। कहाँ पर? पत्तियों में। कैसी पत्तियों? हरी पत्तियां। कैसी पत्तियां?
हरी पत्तियों, पादपों में जो भोजन होता है पादप की हरी पत्तियों के अंदर बनता है, ठीक है, पत्तियों में बनता है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया कि पादपों में भोजन कहां पर बनता है, पादप की जो हरी पत्तियां होती हैं पत्तियों के अंदर पादपों का भोजन बनता है। अगला आगे देखिए कि पादप जो होते हैं अपना जो कच्ची सामग्री है जैसे जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और आपकी खनिज लवण है वो कैसे ग्रहण करते हैं, ठीक है, कैसे ग्रहण करेंगे। तो देखिए आपकी ये जैसे मैं बनाऊं पादप, ये देखिए ये पादप है, ये पादप की क्या है, जड़ है। अब आप पानी आएगा, बारिश का पानी आएगा या आप पानी डालोगे तो जड़ों के द्वारा क्या ग्रहण कर लेता है, पानी, जड़ के द्वारा क्या ग्रहण कर लेगा, जड़ के द्वारा पानी ग्रहण कर लिया जाता है पादपों के द्वारा, ठीक है, जड़ के द्वारा पानी ग्रहण कर लिया जाता है, साथ में प्लस जड़ के द्वारा पानी तो ग्रहण कर ही लिया जाता है, साथ में जो क्या है, साथ में खनिज लवण, खनिज लवण जमीन से, ये सारी चीजें कहां से, जमीन से। पौधा जो होता है जमीन से तो पानी और दूसरा क्या, खनिज लवण ग्रहण कर लेता है या अवशोषित कर लेता है अपनी किसके द्वारा, अपनी जड़ों के द्वारा। किनके द्वारा, पौधा अपनी जड़ों के द्वारा, पौधा जो है अपनी जड़ के द्वारा क्या करता है, जमीन से खनिज लवण और पानी का क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। देखिए ठीक है, भोजन के लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए थी, पानी चाहिए था, CO2 चाहिए थी और क्या चाहिए था, खनिज लवण चाहिए था, खनिज लवण। तो देखिए पानी और खनिज लवण ये कहाँ से मिल गया, ये पौधे को जड़ों से, कहाँ से मिल गया, जड़ों से। बात आई, अब बात करें किसकी, CO2 कहाँ से लेते हैं। तो देखो ये पादप के अंदर ये क्या है, पादप के अंदर ये क्या है, पत्ती है, ये पादप के अंदर क्या है, पत्ती है। तो पत्ती के अंदर क्या होता है, देखिए अगर मैं इसको बड़ा बनाऊं तो इस प्रकार ये देखिए, ये पादप की पत्ती जो है, इस पत्ती के अंदर आप देखेंगे कि छोटे छोटे, पत्ती के अंदर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं पत्ती के दोनों साइड, ठीक है, कुछ पत्तियों के दोनों साइड में, कुछ के ऊपर की तरफ और उसके नीचे की तरफ, ठीक है। तो पत्तियों के अंदर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं। इन छेदों को हम क्या बोलते हैं, रंध्र, क्या बोलते हैं, रंध्र। और इन्हीं को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, जिनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टोमेटा, क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, STOMAT, ठीक है, स्टोमेटा। या भी इन्हें पत्तियों के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं इन्हें रंध्र कहा जाता है। इन रंध्र यानी ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों के द्वारा ही पौधा क्या करता है, वातावरण से, कहाँ से, वातावरण से, कहाँ से, वातावरण से क्या ग्रहण कर लेता है, वातावरण से CO2 ग्रहण कर लेता है, ठीक है, वातावरण से क्या ग्रहण कर लेता है, वातावरण से CO2 ग्रहण कर लेता है। तो देखो तीनों चीज आ गई, पानी और खनिज लवण जड़ से ले लिया, CO2 कहाँ से ले ली, वातावरण से, वातावरण यानी जो आसपास का वातावरण वहां से, किसके द्वारा, रंध्रों के द्वारा। तो तीनों चीजें हो गई। तो पौधे को जल मिल गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, खनिज लवण मिल गया। अब पौधा क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, अपना भोजन बनाएगा। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। तो आइए मैं आपको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पहले समझा देता हूँ, फिर हम बुक से रीडिंग करते हैं। तो देखिए चलिए बच्चों, तो मैं अब आपको प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया समझाता हूँ। प्रकाश संश्लेषण जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है, कैसे होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, देखो पहले वो समझ लीजिए। जैसे ये कोई पौधा है, ठीक है, ये कोई क्या है, ये कोई पौधा है, ये पौधे की जड़ें हैं, ठीक है, और ये पौधे की टहनियां हैं, ठीक है, और टहनियों पे यहाँ पे क्या लगी, एक ये पत्ती है, ये क्या है, पत्ती है, ठीक है। पत्ती में क्या है, रंध्र है, पत्ती में छोटे छोटे क्या है, रंध्र है, ठीक है। ये बाहर का वातावरण है, बाहर का वातावरण, ठीक है, वातावरण, वातावरण में कौन सी गैस है, CO2 गैस है, ठीक है। CO2 गैस को पौधे किसके द्वारा ले लेते हैं, रंध्रों के द्वारा ले लिया, क्या ले लिया, रंध्रों के द्वारा ले लिया। ये क्या है, आपका सूर्य है, ठीक है, ये क्या है, सूर्य है, और ये आपकी सूरज की किरणें आ रही है, कहाँ पर, पौधों पे आ रही है, कहाँ पर आ रही है, पत्तियों पे आ रही है, ठीक है। सूरज की किरणें कहाँ पर आ रही है, पौधों पर, पत्तियों पर सूरज की किरणें आ रही है, ठीक है। बात आगे समझ में। नीचे से यहाँ से क्या आ रहा है आपका, एक तो H2O आ रहा है प्लस खनिज लवण, ठीक है, H2O और क्या आ रहा है, खनिज लवण। हम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया समझेंगे, यहाँ पर खनिज लवण नहीं, हमें खनिज लवण तो काम में आएगा नहीं, यहाँ पर सिर्फ क्या काम में आएगा, एक तो जल काम में आएगा और दूसरी क्या काम आएगी, CO2 गैस काम में आएगी, ठीक है। यह होता क्या है कि, और इस पौधे की हरी पत्तियों के अंदर क्या है, क्लोरोफिल है, ठीक है,
पौधे की हरी पत्तियों के अंदर क्या उपस्थित है, क्लोरोफिल है। होता क्या है कि पौधा जो होता है सूर्य की उपस्थिति, किसकी उपस्थिति में, सूर्य, किसकी उपस्थिति में, सूर्य, पौधा सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य और क्लोरोफिल की, पौधा सूर्य और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्रिया करके क्या बना लेता है, अपना भोजन बना लेता है, ग्लूकोज बनाता है। जैसे देखिए कैसे कि यहाँ पर समझिएगा कैसे करता है पौधा। देखो एक तो क्या ले लिया, जल ले लिया H2O, प्लस क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये दोनों चीजें ले ली, किसकी उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति, सूर्य की उपस्थिति में, साथ में और किसकी उपस्थिति, क्लोरोफिल, ये तो सूर्य की उपस्थिति और एक साथ में और किसकी उपस्थिति, क्लोरोफिल की उपस्थिति। इन दोनों की उपस्थिति में पौधा यहाँ पर क्या बना लेता है, C6H12O6। यहाँ पर देखो जल के कितने अणु, जल के भी 6 अणु होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के भी कितने अणु होते हैं, 6 अणु होते हैं, दोनों के 6 जल, यानी जल के 6 अणु और कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु सूर्य व क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बना लेते हैं, C6H12O6 यानी ग्लूकोज। क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज बना लेते हैं। ठीक है, ग्लूकोज ये एक प्रकार क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और ये जो ग्लूकोज होती है यही पौधे का क्या है, भोजन है। ये क्या है, पौधे का भोजन है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहा जाता है। अब आई बात समझ में कि पौधा जो होता है सूर्य और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके क्या बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है, यानी अपना भोजन बना लेता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, आता है समझ में, इसी को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहा जाता है। समझ आ गई पूरी बात। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बुक्स, आपकी बुक से रीडिंग कर लेते हैं एक बार। चलिए यहाँ देखिए, प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, यानी पादपों में खाद्य संश्लेषण कैसे होता है, मैंने सारा चीजें आपको समझा दी, बस एक बार बुक से रीडिंग कर लीजिए। देखो पत्तियां पादप, चलिए पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। पत्तियां क्या हैं, पत्तियां जो होती हैं पादप की कौन सी फैक्ट्रियां हैं, खाद्य फैक्ट्री। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, यानी आपका भोजन कहाँ पर होता है, मैंने अभी ये सारी जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, ये मैंने अभी पहले क्वेश्चन का आंसर दिया था, कहाँ पर भोजन कहाँ पर बनता है, पत्तियों के अंदर बनता है। यानी प्रकाश संश्लेषण की सारा का सारा जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, कहाँ पर होती है, पत्तियों के अंदर होती है। चलिए तो पत्तियां जो है पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, पत्तियां जो है पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। चलिए जैसा कि हमने पहला आंसर दे दिया है कि आपका भोजन कहाँ पर बनता है, पत्तियों के अंदर बनता है। तो देखिए पत्तियां जो होती है पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। फैक्ट्री किसे कहते हैं, जहाँ पर सारा चीज रखे जाते हैं। भोजन कहाँ पर रखा जाता है, पत्तियों के अंदर रखा जाता है। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण की पत्तियों में होता है। खाद्य पदार्थ कहाँ पर बनता है, पत्तियों के अंदर बनता है। अतः सभी कच्चे पदार्थ उन तक पहुंचने चाहिए। सभी खाद्य पदार्थ कहाँ पर पहुंचते हैं, जल जो होता है, खनिज लवण जो होता है, सारे पत्तियों तक पहुंचते हैं और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों तक पहुंचती है और वहां पर फिर क्या बनता है, भोजन बनता है। ठीक है, देखो मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज लवण, मृदा में जो उपस्थित जल और खनिज लवण है, यानी जड़ इन मूल द्वारा अवशोषित, यानी जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। तनों से होकर फिर कहाँ पर चले जाएंगे, पत्तियों तक चले जाएंगे। यहाँ बीच एक क्वेश्चन देखो, पूछा जाना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं। ये क्वेश्चन लिखे रखिएगा, मैं आपको आगे इसका आंसर देने वाला हूँ। ठीक है, आगे पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। मैंने अभी समझाया कि पत्ती होती है, पत्ती के अंदर छोटे छोटे क्या होता है, रंध्र होते हैं। पत्ती के अंदर छोटे छोटे क्या होता है, रंध्र होते हैं और इन्हीं रंध्रों के द्वारा कौन सी गैस आती है, CO2 गैस आती है। तो वही लिखा देखो कि पत्ती के अंदर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस है वो इस पत्ती के अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है। ये रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, जिन्हें ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। ये रंध्र जो होते हैं द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरे रहते हैं और ऐसे छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। आगे देखिए, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जल और वे खनिज जो होते हैं वाहिकाओं के द्वारा, देखिए यहाँ पर समझ लीजिए वाहिकाओं जैसे ये पौधा है। ठीक है, ये पौधा है और ये पौधे की क्या है, जड़ें हैं। तो यहाँ पर देखो पौधे के अंदर जो होती है छोटी छोटी नलियां होती है, पौधों के अंदर यहाँ पर क्या होती है,
जैसे हमारे शरीर में नलियां होती हैं, इस प्रकार पौधों के अंदर भी एक नलियां, छोटी छोटी क्या होती हैं, नलियां होती हैं, और इन नलियों के द्वारा ये क्या पहुंचाया जाता है, जल और प्लस खनिज लवण पहुंचाए जाते हैं। और जो नली आपकी, जो नली जल और खनिज लवण आती है, उस नली को क्या बोला जाता है, फ्लोएम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्लोएम, आधा फ्लोएम, ठीक है। जिस नली के द्वारा आपका जल पौधों जड़ों से पत्तियों तक आता है उसे फ्लोएम कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं तथा पत्तियों तक फैली रहती है। ये सारी, ये जो फ्लोएम की वाहिकाएं हैं वो जड़, तना और पत्तियों सभी जगह पर फैली हुई रहती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। पोषक तत्वों को जो पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वाहिकाएं एक मार्ग के रूप में चलती हैं, सीधी सीधी वाहिकाएं होती हैं, नलियां होती हैं। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। अब एक्स्ट्रा जानकारी जो है अध्याय 11 में लेंगे, ठीक है। तो ये देखो बूझे वाला क्वेश्चन का भी हो गया कि जल और पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचते हैं, वाहिकाओं के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा पहुंचते हैं। आगे देखिए, पहली जानना चाहती हैं कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषताएं हैं कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकते हैं परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं। तो ये क्या विशेषता होती है, ये क्लोरोफिल की क्या विशेषता होती है, पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए वो भोजन स्वयं, पत्तियों के अंदर भोजन, पत्तियां भोजन बना सकती हैं। बाकी पादप के बाकी भाग होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। आप देखते हो हरा भाग कौन सा होता है, पत्तियां ही हरा होती है, यानी उस क्लोरोफिल उन्हीं के अंदर पाया जाता है, इसलिए वही भोजन बना सकती है। पौधे के जो बाकी भाग है वो भोजन नहीं बना पाते, ठीक है। चलिए, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, जिसे क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। हिंदी में क्या बोलते हैं, हरित लवक। हिंदी में क्या बोलते हैं, हरित लवक। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश एवं सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। क्लोरोफिल जो है सूरज की ऊर्जा को संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। सूर्य से ऊर्जा लेकर के पत्तियां क्या करती है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा भोजन बनाती है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आप पौधों के अंदर जो भोजन बनता है किसके अंदर, सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है, इसीलिए इस जो पौधों के अंदर भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। क्यों, क्योंकि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसका नाम ही क्या रख दिया, प्रकाश संश्लेषण। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल जो होता है सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। ये सभी चीजें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। इस पृथ्वी पर ये एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। पत्तियों द्वारा जो सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा इकट्ठी की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है, और ये ऊर्जा जो है पौधे के अंदर भोजन के रूप में इकट्ठी हो जाती है। अतः सभी सजीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत होता है। यानी पृथ्वी पर जितने भी सारे जीव जंतु है या हम हैं, प्राणी है, इन सभी चीजों को जो ऊर्जा मिलती है, किसी मिलती है, सूर्य से ऊर्जा मिलती है। पूरी पृथ्वी के अंदर रहने वाले सभी जीव प्राणियों को ऊर्जा सूर्य से मिलती है, ठीक है। देखो, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, पौधे नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे तो कोई प्राणी भी नहीं होगा। यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होगी तो इस पृथ्वी पर कोई भी प्राणी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऊर्जा सूरज की ऊर्जा को कौन ले सकता है, सिर्फ पौधे ही ले सकते हैं, हम डायरेक्ट सूरज की ऊर्जा को नहीं ले सकते, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधे नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे तो प्राणी भी नहीं होंगे। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में पादपों का अस्तित्व नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष से अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित होती है। यहाँ पर जो प्रकाश ऑक्सीजन बनती है वो भी किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही बनती है। कैसे प्रकाश, अभी बताता हूँ। यानी यहाँ पर जब ग्लूकोज बनेगी तो साथ में ऑक्सीजन गैस भी बनती है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। यानी प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति के अंदर, अनुपस्थिति में, अगर प्रकाश अनुपस्थिति में जो है वो पृथ्वी पर क्या नहीं होगा, जीवन नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। हमने कहा जो पत्ती की कोशिकाएं जो होती हैं जल और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा क्या बनाती है, कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोज एक प्रकार कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है, ठीक है। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। मैंने समीकरण बना के भी बता दिया था आपको, ये और बनिए देखो, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, H2 जल यानी H2O, दोनों कितने अणु, 6 अणु। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट मतलब आपकी ग्लूकोज C6
H12 है और 6 और साथ में क्या बनती है आपकी ऑक्सीजन पे गैस भी बनती है, मैंने वहां पर रह गया था बताना। यहाँ पर साथ में क्या बनता है प्लस में 6 ग्लूकोज प्लस क्या बनता है 6O2 प्लस क्या बनता है 6O2 O2 O यानी ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है और यह प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है उसी ऑक्सीजन गैस को हम किस रूप में श्वास के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, बात आ गई प्रकाश संश्लेषण की सारी समझ में। चलिए यहाँ पर देखिए डायग्राम के द्वारा बताया गया है, ये आपकी पत्ती हो गई, पत्ती के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, ये क्या हो गया रंध्र हो गया। ये देखो पूरे रंध्र को जूम करके पूरा रंध्र दिखाया गया है, ये अंदर वाला छेद ये रंध्र द्वार है, ये बाहर वाली ये जो है रंध्र कोशिकाएं हैं, ये पूरे रंध्र का चित्र है। ठीक है, ये क्लोरोफिल है, देखो ये पत्ती है, पत्ती के अंदर ये जो हरे हरे कलर के हैं ये क्या है क्लोरोफिल दिखा रखा है, देखो हरे हरे कलर के क्लोरोफिल है। और ये देखो ये द्वार कोशिकाएं, किसकी द्वार कोशिकाएं हैं रंध्र की, किसकी ये रंध्र की द्वार कोशिकाएं, ये रंध्र बता रखा है। देखो आगे पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा का संपन्न होना दर्शाता है। पत्ती के अंदर जो स्टार्च होता है, पत्ती का जब टेस्ट करते हैं उसके अंदर स्टार्च उपस्थित होता है, वो हमें दिखाता है कि इस पत्ती के अंदर क्या हो गया प्रकाश संश्लेषण हो गया। प्रकाश संश्लेषण यानी ग्लूकोज बन गई, स्टार्च यानी यहाँ पे ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और स्टार्च भी यानी ग्लूकोज भी एक प्रकार क्या है कार्बोहाइड्रेट है। ये देखो प्रकाश संश्लेषण का आपका पूरा प्रोसेस दिखा रखा है। पौधा है ये जड़ से क्या करेगा जल प्लस क्या जड़ से क्या करेगा जड़ और जल प्लस खनिज लवण, जड़ और खनिज लवण। ये सौर ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। ठीक है, और ये सौर ऊर्जा के द्वारा CO2 गैस ग्रहण करके यहाँ पर क्या बना है पत्तियों में हरा कलर क्लोरोफिल होता है, जड़ और खनिज लवण यहाँ पर ये ग्रहण कर रहा है। ठीक है, और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इस प्रकार क्या हो जाती है संपन्न हो जाती है और इस प्रकार पौधा अपना भोजन क्या कर लेता है, पौधा अपना भोजन स्वयं बना लेता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने ये इतना चैप्टर रीड किया। आगे वाली क्लास में हम इसे आगे का चैप्टर रीड करेंगे। आप होमवर्क के रूप में क्या करेंगे, देखिए आप होमवर्क के लिए ये जो चैप्टर है और इस चैप्टर का जो ये आपने क्या सीखा है इसको आप क्या कर लेंगे होमवर्क के रूप में HW यानी इसके लिए आप होमवर्क के रूप में इसको पूरा का पूरा लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और अपने हौसलों की बुनियाद पर अपनी मंजिल को छुइए और अपनी मंजिल तक पहुंचिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।